नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में गिरी मोदी सरकार की, ईडी को पड़ी फटकार की। देखेंगे पहलगाम मामले पर क्यों मोदी सरकार पर उठ रहे हैं सवाल, पाकिस्तान के चारों तरफ से कैसे घेराबंदी में जुटा है भारत। जानेंगे पानी के विवाद में केंद्र की एंट्री से भड़के पंजाब की, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बड़ी मुश्किलें, हिसार पुलिस को मिली 4 दिन की रिमांड। यूट्यूबर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े कथित करप्शन का है मामला। 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी जारी हुई चार्जशीट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की हुई ट्रेनिंग। पाटलिपुत्र के होटल बुद्धा हेरिटेज में जारी है ट्रेनिंग। 3 दिनों तक इसी होटल में रहेंगे सभी जिला अध्यक्ष। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 644 अंकों की गिरावट के साथ 80,951 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 203 अंकों की गिरावट के साथ 24,609 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन बहस हुई। इस दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गईं। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और ये तय माना जा रहा है कि 26 मई तक कोर्ट फैसला सुना सकता है, क्योंकि सीजेआई बीआर गवई पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस मामले को लटका कर नहीं रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले ही वो इस मामले में फैसला सुना देंगे। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान आज स्वर्ग नर्क की बात भी छिड़ गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति होती है। इस पर सीजेआई ने कहा कि हाँ, तो दूसरे धर्मों में भी इस तरह के दान की व्यवस्था है ना। सिब्बल ने जवाब दिया कि दूसरे समुदायों में जरूर दान की व्यवस्था है, पर वक्फ अल्लाह के नाम पर पूरा समर्पण है जिसे दोबारा छीना नहीं जा सकता। लेकिन नए कानून में वक्फ के दर्जे को लेकर एक बार जांच शुरू हो जाए तो रिपोर्ट आने तक वक्फ का दर्जा खत्म हो जाता है। देश में 200 साल से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि ये मेरी जमीन है और इस तरह कब्रिस्तान की जमीन छीनी जा सकती है। सिब्बल की दलील पर सीजेआई ने सवाल किया कि अगर संपत्ति वक्फ की है तो उसकी तरफ से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी थी। अब वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया इसलिए ये समुदाय की गलती है। अगर आपके पास ताकत है तो आप खुद की गलती का लाभ नहीं उठा सकते। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश राजीव धवन ने भी कहा कि वक्फ न सिर्फ दान का एक तरीका है बल्कि ये इस्लाम के 5 मजबूत स्तंभों में से एक है। जबकि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने पूरे कानून पर ही सवाल उठाए हैं और इसे रद्द करने की मांग की है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वो वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करता है या फिर कानून पर रोक लगा देता है या कानून के कुछ प्रावधानों को खारिज करता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगेगी या पूरे कानून को ही रद्द किया जाएगा। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी सामने आया है। मामला ईडी की कार्रवाई से जुड़ा है। तो क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में जमकर फटकार लगाई। मामला तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी TASMAC के मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा है। तमिलनाडु सरकार ने इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने ईडी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ईडी अपनी हदें पार कर रही है और देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने 2014 से 2021 के बीच 41 एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन ईडी 2025 में अचानक TASMAC मुख्यालय पर छापा मारने पहुंच गई। इस दौरान कर्मचारियों के फोन जब्त किए गए और डेटा कॉपी किया गया। चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा कि ईडी किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ इस तरह का मुकदमा कैसे चला सकती है।
कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। बताते चले कि ये पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। पहले भी कोर्ट ईडी की गिरफ्तारियों और तलाशी पर नाराजगी जता चुका है। अब छुट्टियों के बाद इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है, लक्ष्मण रेखा लांघ रही है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां बता रही हैं कि ईडी पर जो आरोप लगते रहे हैं वो ईडी की इसी तरह की हरकतों के चलते लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी घिर गई तो पहलगाम के मामले को लेकर मोदी सरकार अब घिरती दिख रही है। 1 महीना हो चुका है लेकिन अभी भी सवाल बने हुए हैं कि पहलगाम के हमलावर कहां चले गए। पहलगाम हमले को 1 महीना पूरा हो चुका है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कुल 28 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें से 26 भारतीय थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तो दिया, लेकिन पहलगाम में नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से सरकार से सवाल पूछे गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सरकार की प्राथमिकता आतंकवादियों को पकड़ने की होनी चाहिए, न कि सांसदों को दूसरे देशों में भेजने की। आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और हमारे सभी सांसद दुनिया भर में। जयराम रमेश ने कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी पिछले 18 महीनों में 3 अन्य आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर पहुंचे। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देशनोक के पलाना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार बनाया है। पाकिस्तान एक बात भूल गया है कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। यानी पीएम मोदी का बयान बता रहा है कि बीजेपी अब ऑपरेशन सिंदूर के सहारे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पहलगाम के दोषी को लेकर सरकार से ही सवाल कर रही है। तो वहीं भारत की तरफ से विदेश दौरे पर गया डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोलने में जुट गया है, जिसके बाद पाकिस्तान अब शांति का राग अलाप रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति साफ करने के लिए व्यापक कूटनीतिक संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 7 सांसदों का डेलीगेशन 33 देशों में भेजा गया है। इसी कड़ी में आज जापान और यूएई पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने अपने मित्र देशों को पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद की सबूतों के साथ कलई खोल दी। यूएई पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने अबू धाबी में यूएई की फेडरल नेशनल काउंसिल के सदस्य अहमद मीर खोरी से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने पाकिस्तान की धरती से पनप रहे आतंकवाद और भारत की आत्मरक्षा की नीति के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर शिंदे ने कहा कि हमने गर्व के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत की निर्णायक सफलता साझा की और पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवादी खतरों को सामने रखा। वहीं यूएई संघीय राष्ट्रीय परिषद के रक्षा मामलों, आंतरिक और विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अली राशिद अल नूमी ने कहा कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, ये पूरी मानवता के लिए एक बुराई है। वहीं एक दूसरा प्रतिनिधि मंडल जापान भी पहुंचा, जहां पाकिस्तान के आतंक का पूरा खेल सबके सामने रखा गया। जापान पहुंचे इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेडीयू सांसद संजय कुमार झा कर रहे हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की बैठक में भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का सेंटर बताते हुए कहा कि हर आतंकी वारदात के तार पाकिस्तान में मौजूद होते हैं और वो खुद को पीड़ित होने का ढोंग करता है। पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देकर पालता है और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ यूएई या सऊदी अरब में बातचीत करने को तैयार है। इसके लिए अमेरिका को मध्यस्थता करनी चाहिए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से तीसरे देश को बीच में लाया जाए, जिससे कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सके। लेकिन भारत पहले से ही सतर्क है और पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, ये तय माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को घेरने की बीजेपी की कोशिश भी कामयाब होती नहीं दिख रही है। राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों से मिलने के लिए पहुंच गए, देखेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री और उपाध्यक्ष लोकेश चौधरी से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। कुछ देर छात्र संघ अध्यक्ष के ऑफिस में रुकने के बाद राहुल वहां से चले गए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद स्टूडेंट से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली कांग्रेस ने एक्स पर बताया कि राहुल ने छात्रों के साथ खुलकर बातचीत की। छात्रों ने उनके सामने जातीय भेदभाव, यूनिवर्सिटी के बड़े प्रशासनिक पदों पर वंचित वर्गों की कमी और मल्टीनेशनल कंपनियों में कम प्रतिनिधित्व जैसे अहम मुद्दे उठाए।
राहुल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो को दोहराते हुए छात्रों से कहा कि वो एक ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए काम करें जो सबके लिए बराबर और न्यायपूर्ण हो। डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने बताया कि राहुल ने नई शिक्षा नीति, आरक्षण के नियमों और दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्व कैटेगरी के प्रोफेसरों की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने इन मुद्दों पर छात्र छात्राओं के साथ खुलकर बात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरे से छात्रों में नई ऊर्जा आई और उनके मुद्दों को उठाने की हिम्मत मिली। बताते चले कि पिछले हफ्ते ही राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल में भी छात्रों से मुलाकात की थी। राहुल छात्रों से मिले, उनसे बात की, उनकी समस्याओं को सुना। विपक्ष के नेता की सक्रियता से मोदी सरकार जरूर परेशान दिख रही है, तो उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन ने अलग से तैयारी कर ली है। 24 मई को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है और इस बैठक से पहले तमिलनाडु और पंजाब की तरफ से मोदी सरकार को लेकर बेहद तीखे तेवर दिखाए गए हैं। एम के स्टालिन तो पहली बार नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। 24 मई को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है और इस बैठक से पहले ही गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तीखे तेवर सामने आने लगे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में पानी का मुद्दा उठाएंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो वहीं तमिलनाडु के साथ भी केंद्र का विवाद चल रहा है। तमिलनाडु की तरफ से नई शिक्षा नीति को लागू करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए मिलने वाले 2291 करोड़ रुपए का फंड रोक लिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन अभी तक नीति आयोग की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य के हक की आवाज उठाने के लिए वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मैं 24 मई को दिल्ली जा रहा हूं ताकि तमिलनाडु के लिए उचित वित्तीय अधिकारों की मांग कर सकूं। इससे विपक्ष के नेता पलानी स्वामी को क्यों परेशानी हो रही है, जिन्होंने अपनी बात टेबल के नीचे रखने की आदत बना रखी है। मैं हमेशा स्वतंत्रता का झंडा लेकर चलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज भी मैंने तमिलनाडु के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है। मैं अपनी नीति पर अडिग रहूंगा। मैं तमिलनाडु के लिए फंड पाने के लिए लड़ूंगा। स्टालिन ने साफ कर दिया है कि वो राज्य के हक की आवाज उठाएंगे। वैसे इस बैठक में एक और मुख्यमंत्री पर सबकी नजरें हैं और वो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अगर इसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होते तो बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। नीति आयोग की बैठक पर पूरे देश की नजरें हैं, तो नजरें हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे पानी के विवाद पर भी हैं। इस मामले में केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। देखेंगे रिपोर्ट। भाखड़ा बांध की सुरक्षा का जिम्मा अभी तक पंजाब पुलिस के जवानों के पास था, लेकिन इस बार पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद खड़ा होने के चलते सीआईएसएफ को यह जिम्मा सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ के 296 जवानों की नियुक्ति का फैसला किया है। दरअसल पंजाब सरकार हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने को तैयार नहीं है। 20 मई को आम आदमी पार्टी, जो प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, उसकी तरफ से फतह रैली भी की गई। ये रैली ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी के फैसले के बाद हुई है। बीबीएमबी ने नेट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल का ऐलान किया था, जिसमें पंजाब को 17,000 क्यूसेक, हरियाणा को 10,300 क्यूसेक और राजस्थान को 12,400 क्यूसेक पानी मिलेगा, जो 20 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा, यानी अगले 1 साल तक। जबकि पंजाब सरकार इसका विरोध कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब बांध की सुरक्षा का जिम्मा ही पंजाब सरकार से छीन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बीबीएमबी को इसे लेकर एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें सीआईएसएफ के जवानों के लिए भोजन, आवास और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। पत्र में प्रति व्यक्ति 2,90,100 रुपए की सुरक्षा राशि बताई गई है और बीबीएमबी से 8,58,69,600 रुपए 296 कर्मियों के लिए सीआईएसएफ मुख्यालय को ट्रांसफर करने को कहा गया है। बीबीएमबी का साझेदार राज्य होने के नाते पंजाब को भी तैनाती की लागत का कुछ हिस्सा खर्च करना होगा और इसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान भड़के हुए हैं। उन्होंने केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू और मनप्रीत बादल से पूछा कि क्या यह फैसला उनकी सहमति से हुआ है। मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ये काम मुफ्त में कर रही है, तो 8.58 करोड़ रुपए सालाना सीआईएसएफ पर क्यों खर्च करें? आखिर इसकी जरूरत क्या है? अगर पंजाब सरहदों की रक्षा कर सकता है तो भाखड़ा बांध की भी कर सकता है। मान ने सीआईएसएफ तैनाती को किसान आंदोलन या इलेक्शन की नाकामी का बदला बताया और साफ कहा कि पंजाब नाइंसाफी और पानी की लूट बर्दाश्त नहीं करेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ऑपरेशन सिंदूर पर डायलॉगबाजी शुरू हो गई है
और इस ऑपरेशन के सबसे बड़े योद्धा को इस पर सबसे पहला डायलॉग डिलीवर करना था। सो आज उन्होंने बीकानेर की सभा में 2-3 धांसू से बॉलीवुड मार्का डायलॉग सिंदूर के ऊपर जारी कर दिए हैं। तो अब भाई शीर्षक जो है बॉलीवुड टाइप हो चुका था, उसके बाद में अब डायलॉग भी बॉलीवुड वाले जैसे आ गए हैं, तो सिंदूर नाम की फिल्म भी आ जाएगी। इसलिए आपका काम क्या है, सिर्फ वेट एंड वॉच। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।